एग्ज़ाम का सेट नंबर 2 है, जहाँ पे हम लोग एक बेहतर क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ से आप अपने एसएससी के एग्ज़ाम में पूरे के पूरे मार्क्स ला सकें। अगर प्री में 50 में 50 चाहिए, मेंस में 90 में 90 चाहिए, तो उसके लिए आपको क्वेश्चन के लेवल को थोड़ा बेहतर और थोड़ा आसान दोनों करने होंगे। और जैसा आप क्वेश्चन देख भी पा रहे हैं, अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ कि मेरा एप्लीकेशन है मैथ्स बाई डीपी सर ऑफिशियल ऐप, जिस पे हम ये एसएससी का प्रैक्टिस बैच लॉन्च किया हमने, और जिसके अंदर में एसएससी के सभी एग्जाम को कवर किया जाएगा। स्पेशली इसमें सीजीएल, सीपीओ और सीएचएसएल के मैक्सिमम क्वेश्चन होंगे। बाकी और भी एग्जाम इसके अंदर कवर हो जाएंगे, जैसे एमटीएस वाले भी पेपर इसमें कराए जाएंगे। इसकी प्राइस रखी गई है मात्र केवल 299 रुपये, जिसमें अभी आप एक कूपन कोड लगा सकते हैं J70 का, ठीक है, जिसपे आपको ऑफ मिल जाएगा 60% का। ये 24 घंटे के लिए ऑफ है, बाकी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि आप अच्छे क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं तो ये छोटा सा कैलकुलेशन आप इजी तरीके से कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का पहला क्वेश्चन, और सभी लोग देखेंगे और कितने लोग पहले बताएं कितने लोग ऐसे क्वेश्चन पहले से लगाए हुए हैं। ये बेसिक प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है और कॉमन पहला ही टाइप इस सबको पढ़ाया जाता है, और इस पर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, एक वस्तु पे x रुपए की छूट पे बेची जाती है और y रुपए का लाभ अर्जित करता है, यानी छूट देने के बाद लाभ मिल रहा, लेकिन ये परसेंटेज में ना देके आपको किस में दिया, वैल्यू में दिया। बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं इस पर। यदि वस्तु की लागत मूल्य और अंकित मूल्य का औसत जो दिया है वो 3000 दिया है, तो x और y का योग जो दिया हुआ है वो 1200 रुपये दिए हुए हैं। तो वस्तु का आपसे क्या पूछा गया है, लागत मूल्य निकालना है। वस्तु का लागत मूल्य किस तरीके से इसको लगाएंगे, तो देखा जाए इसको लगाने का पहले एक छोटा सा चीज़ है। देखिए दो चीज़, औसत मूल्य तो दिया हमको, अंकित मूल्य का और लागत मूल्य का, यानी हम ये बोल सकते हैं कि CP प्लस MP का जो औसत मूल्य है वो हमारे पास 3000 है। तो इसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे, CP प्लस MP बराबर में 6000। ये सबसे पहला जो कॉमन तरीके से सभी सोच सकते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम लोगों को कहाँ पे आती है, जो लोग बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं जानते हैं, कि जैसे इसमें दिया ना x रुपए की छूट दिया जाए और y रुपए का हमारे पास लाभ अर्जित होता है। तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, जैसे अगर सेलिंग प्राइस की बात करें हम, तो हम बोल सकते हैं कि अगर मार्क प्राइस में अगर हम डिस्काउंट को घटा लें तो सेलिंग प्राइस आता है। अगर सेलिंग प्राइस में हम CP में लाभ जोड़ दें तो भी सेलिंग प्राइस आता है। अगर ये दोनों सेलिंग प्राइस है तो इन दोनों बराबर होंगे, यानी MP माइनस में डिस्काउंट बराबर में CP प्लस प्रॉफिट। तो अगर डिस्काउंट को इधर ले दें तो हम ये बोल सकते हैं MP माइनस में CP बराबर में डिस्काउंट प्लस प्रॉफिट। अब देखिए यहाँ पे डिस्काउंट जो छूट दिया था वो x रुपये दिया था, और ये हमारे पास लाभ जो था y था, यानी x प्लस वाई की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या होगा, MP माइनस CP होगा। ये आपको पहले से पता होना चाहिए, इतना लिखने की जरूरत नहीं एग्जाम में। मतलब आपको ये सीधा दिखना चाहिए कि MP माइनस CP की वैल्यू हमारे पास 1200 दिया हुआ है। ये कैसे दिया था, आपको हमेशा उल्टा देगा, x और y का योग बताया है। एक्स वाई का जो योग होता है ना, ये जो एक्स वाई हमने यहाँ माना है, वो दोनों का योग ही हमारे पास डिस्काउंट प्लस प्रॉफिट के बराबर होता है। तो अब यहाँ से अगर हमको CP की वैल्यू चाहिए तो हम इसको माइनस कर लीजिए, इसको प्लस कर लीजिए, माइनस कर लीजिए। देखिए ये वाला इससे कट जाएगा, 2CP की जो वैल्यू है वो 4800 हो गई, तो CP की जो वैल्यू आ जाएगी वो 2400 हो जाएगा। तो क्रय मूल्य हमारे पास कितना आ जाएगा, 2400 आ जाएगा। जो ऑप्शन नंबर C क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। तो एक ईजी क्वेश्चन है, एक बार जल्दी से बताएंगे कमेंट करके। हाँ सब कुछ ओके, आवाज़ आ रही है। हाँ देखिए इसमें परसेंटेज में भी मिलता क्वेश्चन। परसेंटेज का मतलब ये आपको हो सकता है 10% और 15%, तो उसमें थोड़ा और इजी हो जाता क्वेश्चन कि वहाँ पे CP और MP का अनुपात हम लगा सकते हैं। ये वाला रूल 100 माइनस डिस्काउंट और 100 प्लस प्रॉफिट वाला, इससे रेशियो निकल जाता है। इसका रेशियो से भी लगाया जाता है, और ये भी एक रेशियो मेथड ही है जिसको इसी तरीके से प्रूव करके बनाते हैं हम लोग। जब परसेंटेज रहता है तो 100 मान के करते हैं, इसलिए 100 का डिस्काउंट और 100 का प्रॉफिट। लॉस रहता है तो ये माइनस में लॉस भी कर सकते हैं, अगर लॉस भी होता है तो भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इजी क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलिए लगाते हैं सभी लोग। A और B मिलकर किसी कार्य को 2x दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि A ने अपनी दक्षता यानी क्षमता को 25% कम कर दे और B अपनी क्षमता को 40% बढ़ा दे, तो A और B मिलकर कार्य को 2x दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि प्रारंभ में A अकेले काम को 26 दिनों में पूरा करता है तो x का मान ज्ञात करें। x मतलब ये जो इसके साथ x दिया हुआ है। तो सबसे पहला चीज़ देखिए, दोनों केस में टाइम सेम लग रहा है, ध्यान समझिएगा। A और B मिलाकर 2x दिनों में काम करते हैं, फिर क्षमता ये अपनी 25% कम करता है, ये 40% बढ़ाता है, लेकिन तो भी ये टाइम 2x ही यहाँ पे भी लगने वाला है। मतलब क्षमता बढ़ाने के बाद, एक को घटाने के बाद, ओवरऑल देखा जाए दोनों जगह एफिशिएंसी इनकी सेम ही रही होगी। क्यों, क्योंकि टाइम सेम लग रहा है। मतलब A और B की जो एफिशिएंसी हमारे पास है पहले, वही बाद में होगी, इसको बराबर कर सकते हैं।
शुरू वाले केस में भी बाद वाले केस में भी। अब जैसे 25% बोला है तो 25% को हम क्या लिखते हैं 1/4। तो मान लीजिए इसकी इफिशियंसी 4 रही होगी तो 4x मान लेते हैं, तो इसका कितना हो गया होगा 3x हो गया होगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि ये घटा था, इसमें एक कम हो गया। अच्छा दूसरा वाला 40% को हम क्या लिखते हैं 2/5, यानी कि इसका अगर 5y मान लेते हैं, अगर 5y रहा होगा तो इसका 2 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 7y हो जाएगा। अच्छा ये इन दोनों का इफिशियंसी आ गई अलग अलग। अब क्वेश्चन में हमारे पास एक चीज़ और समझना, एक चीज़ और क्या दिया है हमारे पास, और क्वेश्चन में कोई डेटा दिया हमारे पास। अच्छा बोला कि प्रारंभ में ए अकेले काम को 26 दिनों में करता है। तो देखिए यहाँ से एक चीज़ और समझ सकते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे हमारे पास इसकी इफिशियंसी 4x है और जो शुरू वाली है इसकी 5y है। अगर हम इस xy का वैल्यू निकाल लें या इनका अनुपात निकाल लें तो भी चीज़ें हम कर सकते हैं, लेकिन हम सबसे बेहतर तरीका ये हो सकता है कि देखिए हमको पता है कि ये दोनों बराबर है तो क्यों ना इनको जोड़ के बराबर कर लिया जाए, जिससे हम XY का रेशियो निकाल सकते हैं, और रेशियो निकाल लेंगे तो इनकी एग्जैक्ट वैल्यू भी निकाल सकते हैं। हम इफिशियंसी को बराबर कर सकते हैं। क्यों बराबर कर सकते हैं? क्योंकि दोनों जगह समय समान है तो इफिशियंसी सेम होगा, तो बराबर करते हैं। x वाले को इधर ला देंगे तो ये x हो जाएगा, और y वाला इधर चला जाएगा तो ये 2y हो जाएगा। यानी XY का जो अनुपात होगा ये 2 और 1 हो जाएगा। यानी x के जगह पे 2 रखेंगे तो इसकी क्षमता आ जाएगी 8, और y के जगह पे 1 रखेंगे तो इसकी क्षमता आ जाएगी 5। यानी कि अब a की जो क्षमता है वो 8 है, इसकी है। अब देखिए हम टोटल वर्क निकालने के लिए क्या कर सकते हैं कि a जो है अकेले कार्य को 26 दिनों में करता है, तो 26 में अगर हम, और इसकी क्षमता कितनी 8 से गुणा कर देंगे तो ये टोटल वर्क आ जाएगा। ये हमारे पास टोटल वर्क आ गया। अब लेकिन पूछा क्या क्वेश्चन में, आपसे ये पूछा गया x का मान निकालें। x क्या है यहाँ पे, ये जो दिन था हमारे पास, ये दिन था हमारे पास। अगर मैं यहाँ से a की वैल्यू निकालूं तो a की वैल्यू तो ऑलरेडी 26 दिन दिया है, b की निकाल सकते हैं, या फिर हम दोनों का निकाल लेते हैं कि अगर दोनों मिलके काम को कितने दिनों में करते हैं। तो ये हमको पता है कि दोनों मिलके काम को 2x दिनों में करते हैं। तो अब लेकिन यहाँ पे अगर देखें किसकी वैल्यू कितनी है तो बोलेंगे 26 गुणे में 8, और नीचे में ये दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि दोनों की क्षमता जुड़ जाएगी। तो देखिए 8 और 5 कितना 13, तो 13 से हम भाग गुणा कर देंगे 2 बार में, 8 दूना 16, मतलब दोनों मिलके काम को 16 दिनों में कर सकते हैं। यानी इस 2x की वैल्यू जो हमारे पास है ये 16 है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी। अगर x की वैल्यू पूछी गई है तो 8, तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, पहला आंसर, मतलब इसका राइट आंसर होगा। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्विस्ट करके दिया गया, लेकिन आप बेसिक अगर नॉलेज आपके पास क्लियर है तो आप आसानी से लगा सकते हैं क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक नाव धारा के प्रतिकूल 60 किलोमीटर की दूरी t घंटे में तय करती है। नाव शांत पानी में 108 किलोमीटर की दूरी t+1 घंटे में तय करती है। देखिए लैंग्वेज में कभी कंफ्यूज नहीं होना, जैसे t दिया हो, d दिया हो, x दिया हो, y भी दिया है, वेरिएबल्स दिए हैं तो कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता, बहुत कॉमन चीज़ें होती हैं सब, ठीक है। इसमें हमको क्या करना है, जैसे बस रेशियो ढूंढने की कोशिश करना। देखिए बोट एंड स्ट्रीम का पूरा चैप्टर सिर्फ इसी से चलता है। अगर बोट का रेशियो, वाटर का रेशियो, अप स्ट्रीम का रेशियो, डाउन स्ट्रीम का रेशियो अगर आपको पता चल जाए तो आप सारा कुछ निकाल सकते हो। कोई ना कोई रेशियो आपको क्वेश्चन में दिया होगा या उनका डेटा दिया होगा, इन चारों में से कोई ना कोई वैल्यू आपको गिवन होती है। अगर 2 भी दिया है ना तो बाकी 2 आप निकाल सकते हैं। जैसे अब क्वेश्चन में हमारे पास देखिए कहीं तो देखिए रेशियो दिया, वो ढूंढिएगा। यदि शांत पानी में नाव की गति धारा की गति से 300% अधिक है, शांत पानी में नाव यानी बोट की स्पीड 300% अधिक है, यानी कि अगर ये धारा 1 होगा तो ये 4 होगा। अब बोलेंगे 1 4 कैसे होगा, 300 अधिक है तो इसे 100 होगा तो एक 400 होगा। अगर हमको बोट का वाटर का स्पीड पता रहता है, अब स्ट्रीम क्या होता है कि हम उल्टा दिशा में चलते हैं तो इन दोनों का अंतर कितना है 3, और डाउन स्ट्रीम में इन दोनों का योग एक CND रूल से आता है, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। ये B+W होता है, ये B-W, वैसे भी नॉर्मली पता आपको, तो इनको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 5। अब आपको सभी का अनुपात पता चल गया। अब कोई ना कोई डेटा क्वेश्चन में दिया है, जैसे क्या दिया है वो चीज़ ढूंढते हैं हम लोग। और क्या दिया है क्वेश्चन में हमारे पास, दिया एक नाव धारा के प्रतिकूल 60 किलोमीटर दूरी दी हुई है हमारे पास, t घंटे में समय लेता है, और दूसरा 108 किलोमीटर की दूरी, मतलब ये कहीं ना कहीं ये जो है धारा के प्रतिकूल की बात कर रहा है। प्रतिकूल कहाँ पे है, ये वाला है 60 किलोमीटर। और दूसरा ये जो 108 चला है वो क्या चला है, शांत पानी में, शांत मतलब बोट की बात हो रही है, ये 108 है। और ये डिस्टेंस का रेशियो है, कहीं ना कहीं ये डिस्टेंस का, एक इसका डेटा है, ये वाला इसका डेटा दिया है। तो इनको क्यों ना अनुपात बना ले, अगर अनुपात बनाना चाहेंगे तो 12 से ये 9 बार में, 12 से ये 5 बार में, 9-5 का अनुपात हो जाएगा। ये डिस्टेंस का अनुपात है इनके हिसाब से। लेकिन हमको क्या चाहिए, टाइम निकालने की कोशिश करना हमको। देखिए ये डिस्टेंस है, ये हमारे पास क्या है, स्पीड है। तो अगर टाइम की बात करते हैं तो डिस्टेंस अपान में क्या होगा, स्पीड होगा, यानी कि डिस्टेंस को ऊपर रखना है। यानी कि हम ऐसे बोल सकते हैं, इनका अनुपात निकालें, अगर टाइम का रेशियो निकालें इसका और इसका, तो यहाँ से क्या होगा, देखिए डिस्टेंस 9 है तो 9 ऊपर आ जाएगा, नीचे भाग किससे देंगे 4 से। इसमें डिस्टेंस कितना है 5 है, इसमें भाग किससे देंगे 3 से। इसका इधर गुणा, इसका इधर गुणा, यानी कि 27 रेशियो में
20 का अनुपात आएगा, टाइम का अनुपात आएगा। अब इन दोनों के टाइम में देखिए अंतर दिया था क्वेश्चन में, कैसे कि जब ये धारा के प्रतिकूल चलता है तो t घंटे लेता है, और जब 108 चलता है तो t+1 लेता है। देखिए ये इससे ज़्यादा लिया है, कितना, 7 यूनिट। 7 यूनिट की वैल्यू जो हमारे पास है वो क्वेश्चन में 1 घंटा दिया हुआ, कितना दिया है, 1 घंटा। 1 घंटा कहाँ से है, जो ये 1 घंटा का डिफरेंस था हमारे पास। अब 1 घंटा तो 1 यूनिट की जो वैल्यू होगी वो 1/7 होगी, लेकिन हमको किसी एक का निकालना होगा। जैसे मान लीजिए 27 यूनिट की वैल्यू निकालें कि इसमें कितना समय लगा होगा शांत जल में, तो 27 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, 27 यूनिट की वैल्यू, ये 27/7 हो जाएगी अगर 27 यूनिट की वैल्यू। अब यहाँ से एग्जैक्ट टाइम आप निकाल सकते थे। टाइम कैसे निकालेंगे, देखिए ये टाइम डिस्टेंस हमारे पास एक्चुअल डिस्टेंस कितना था, 108, अगर इसका टाइम लगा था इसमें कितना, अच्छा टाइम तो आ गया ना, स्पीड निकालना है हमको, स्पीड निकालना, तो ये 27 बटे में हम क्या कर लेंगे 7, 27 से ये 4 बार में, और ये इससे गुणा हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 28। एक्चुअल स्पीड इसकी है 28 किलोमीटर प्रति घंटा, इस वाले की 4 यूनिट की वैल्यू। अब जिसका भी पूछे उसका निकाल सकते हैं रेशियो में। अब पूछा क्या क्वेश्चन में, अच्छा इसमें कुछ पूछा नहीं है, मतलब अगर अगर आपसे ये निकल गया 28 तो 4 बराबर 28, 1 बराबर 7, 3 बराबर 5 बराबर कोई यूनिट निकाल सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन कुछ और दिया है कि शांत नाव द्वारा शांत पानी में 252 किलोमीटर चलने में लगा समय ज्ञात कीजिए। तो 252 किलोमीटर, अगर शांत जल में इसकी चाल कितनी 28 है, 28 से भाग दे देना इसमें, तो 7 से काट लेते हैं, 4 से काट लीजिए 7 बार, 4 से काट लीजिए 4 छंग 24 और 4 तियां 12, 7 से 9 बार, यानी कि 9 घंटे लगेंगे इसको शांत जल में चलने में, यात्रा करने। बाकी डिस्टेंस स्पीड पूछता तो स्पीड भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले कितना भी मुश्किल क्वेश्चन है कैसा, ये चारों डेटा को आपको फाइंड करना है क्वेश्चन में, और इसके बाद आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ ले सारे क्वेश्चन लगा सकते हैं एक सिंगल लाइन में। और इसको चाहते तो और ईजी बना सकते हैं अगर हम डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं, तो रेशियो नहीं बनाते तो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक्स और वाई और जेड एक व्यवसाय शुरू करते हैं। एक्स और वाई के निवेश का अनुपात 3 और A का है, और वाई और जेड के निवेश का अनुपात 5 और 8 का है। तो ए का मान ज्ञात कीजिए यदि 5200 रुपये का कुल लाभ में एक्स को 500 रुपये का लाभ प्राप्त हुआ है। तो ए का मान निकालते हैं। चलिए रेशियो पहले बनाते हैं, एक्स का, वाई का और जेड का। तो एक्स का रेशियो दिया है 3 और A का, वाई और जेड का रेशियो दिया है 5 और 8 का। तो इन सभी का रेशियो ऐसे ही बन जाएगा। देखिए इसमें यहाँ खाली होता तो इसके पीछे वाला भर लेते हैं, यहाँ खाली होता तो इसका इधर वाला इधर भर लेते हैं। अब इनका गुणा होगा तो ये 15, इनका गुणा होगा तो हमारे पास 5 है, और इनका गुणा होगा तो 8 है। अब ये तो हो गया हमारे पास क्या है, इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकल गया। अब क्वेश्चन में टाइम भी दिया है अलग अलग या सेम, निवेश का अनुपात, अच्छा इसमें टाइम नहीं दिया है क्या, टाइम बिना टाइम का तो फिर तो 1 साल मानना पड़ेगा फिर इसे ही अनुपात, यानी इंग्लिश में टाइमिंग दिया है। एक्स वाई और जेड का इन्वेस्ट फॉर 6 मंथ, 9 मंथ और 12 मंथ का ये टाइमिंग है। तो टाइमिंग का गुणा करते हैं, इससे जो भी हमारा पास क्या होता है कि कैपिटल होता है उसमें टाइम का गुणा करते हैं, प्रॉफिट का रेशियो आता है, जिसमें हमारे पास कितना था 6 मंथ का, इसमें 9 मंथ का और इसमें 12 मंथ का। इनको और थोड़ा ईजी करने के लिए 3 से 2 बार, 3 से 3 बार, 3 से 4 बार। अब इनका अनुपात जो आ गया प्रॉफिट का, वो कितना अनुपात आ गया, 15 दूना 30, 15A और 32A हो गया, ये अनुपात हो गया इनका। अब क्वेश्चन में बोला कि इसमें जो x की जो वैल्यू है वो 500 है। x कौन सा, ये पहला वाला है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसका अनुपात कितना है 30, और बचा हुआ जो होगा देखिए 500, अगर इसका हो गया 5200 में, तो जो बचा होगा देखिए अगर x की वैल्यू 500 है तो बचा हुआ कितना होगा 4700 होगा। वो किसका होगा, इन दोनों का होगा। इनको जोड़िए 32 और 15, ये 47A आ जाएगा। ये 0 से 0 कट जाएगा, 47 से 47 कट जाएगा, 5 छक 30, A की वैल्यू 6 आ गई। तो A का ही मान आपसे पूछा गया था कि A की वैल्यू क्या होगी, A का मान ज्ञात कीजिए, तो आंसर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। थोड़ा सा ट्विस्ट है क्वेश्चन में, लेकिन क्वेश्चन ईजी है। ऐसे क्वेश्चन पार्टनरशिप के आपको आसानी से दिख जाएंगे एग्जाम में। हो सकता है इसे थोड़ा और ईजी हो, या फिर कैलकुलेशन भी बनाया जा सकता है। दोनों तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, कॉन्सेप्चुअल और कैलकुलेशन बेस पे भी। चलिए, क्रिकेट में एक खिलाड़ियों का औसत रन A+10 रन है। यदि क्रिकेट में 2 खिलाड़ी और जोड़े जाएं तो औसत रन 4 से बढ़ जाता है। 4 से बढ़ा है, और पहले हमारे पास कितने थे, A खिलाड़ी थे, तो A गुणे 4, 4A बढ़ जाएगा। ठीक, ओवरऑल कितना बढ़ेगा, नहीं A+2 का 4 गुना। यही तो डेविएशन मेथड ये है ना कि देखिए 2 खिलाड़ी हो गए तो हमारे पास A+2 हो गए, 4 बढ़ा है मतलब 4 ज़्यादा लेके आए होंगे तो सबको गुणा कर लेंगे, यानी 4A+8, ये ज़्यादा हमारे पास डेटा आया हुआ है क्वेश्चन में। अच्छा, ये किसके वजह से आया होगा, क्योंकि ये जो 2 खिलाड़ी थे हमारे पास, ये जो 2 खिलाड़ी थे यानी कि 47 रन हो जाता है। अच्छा, 2 खिलाड़ियों का जो औसत था
वो 47 था जो एंट्री किए थे। अब एग्जैक्ट वैल्यू से कितना ज़्यादा लेके आए ये नहीं पता, लेकिन अब जो भी एक्स्ट्रा लेकर आए होंगे उसके वजह से ये बढ़ा है। अब एक्स्ट्रा का डेटा यहाँ से निकालना थोड़ा सा मुश्किल है, क्यों? क्योंकि ये वैल्यू ए में दे दिया, तो आप एग्जैक्ट डेटा कैसे निकालेंगे? और ये भी यहाँ पे भी एग्जैक्ट डेटा नहीं दिया है, मतलब डेविएशन मेथड से लगाने में थोड़ा सा दिक्कत दिख रहा है इसमें कि ये तो हमने बता दिया कि ये चेंजेस है, इतना एक्स्ट्रा लेकर आए हैं, और यहाँ पे तो ये पूरा डेटा है 47, यानी कि 47 गुणे अगर 2 कर लें तो ये 94 जो हमारे पास है ये पूरा है, और ये हमको सिर्फ चाहिए एक्स्ट्रा की औसत से कितना होगा। तो भी हम एक बार निकालते हैं इसको, 47 गुणे 2 कितना, 94, और औसत से एक्स्ट्रा लेके आया होगा, वो चीज़ कैसे निकलेगा, इस औसत को गुणा करके घटाएंगे, मतलब हमको ओवरऑल गुणा करना ही पड़ेगा, तो हम क्यों ना पूरा ही लगा लेते हैं, फिर हम डेविएशन लगाने कोई मतलब नहीं बनेगा, क्योंकि जब हमारे पास ये वैल्यू इक्वेशन में बन रही है। तो ऐसे नॉर्मली देखिएगा, ए लोगों का जो औसत है, ए लोगों का औसत a+10 है, अगर इनका गुणा कर देंगे तो इनका सम आ जाएगा, यही तो होता है ना, औसत इसका a² + 10 है। अच्छा, दूसरा हमारे पास क्या था, जब ये a+2 हो गया तो औसत हमारे पास कितना बढ़ गया था, 4 रनों से, तो a+ ये 10 में 4 जुड़ जाएगा तो 14 हो जाएगा। इनको गुणा करिए, देखिए a², और ये वाला हमारे पास 2a हो जाएगा, और यहाँ पे 14 14 14 14 a² और 14a और 2a यानी कि 16a, और प्लस 2 और 14 दूना 28 हो जाएगा। अगर इसको इसमें घटा लें तो देखिए यहाँ से यहाँ तक जो बढ़ा होगा वो किसके वजह से हुआ होगा, इस इन दो का गुणा कर लेंगे तो ये कितना आ रहा है, 94 के वजह से हुआ। तो इनको घटाएंगे, देखिए ये वाला इससे कट जाएगा, ये इसमें कटेगा, तो 4a जो हमने निकाला था शुरू में 4a, और इसमें इसको घटा लेंगे तो हमारे पास इसमें कितना हो गया, हमारे पास 4a नहीं है, 6a हो जाएगा ना, क्योंकि 16 है और 10 घटेगा तो 6a हो जाएगा, 6a + 28, ऐसा कर सकते हैं। इसकी वैल्यू हमारे पास 94 है, यानी इसको टोटल में से इसको घटा लेंगे, जो सम होगा तो ये इन दो लोगों के वजह से हुआ, तो इसकी वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, यानी 6a की जो वैल्यू होगी, इसमें से 14 में से 8 गया 6, 8 2 यानी कि 6, a की जो वैल्यू आ जाएगी 11 आ जाएगी। तो शुरू में कितने खिलाड़ी थे, 11 खिलाड़ी थे, तो a की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 11 आ जाएगी। तो अच्छा है क्वेश्चन, थोड़ा सा बेसिक से ही सोचना ही, और कॉमन है, अगर डेविएशन लगाते तो भी बनता, लेकिन इक्वेशन ही लगाना पड़ता, तो कोई मतलब निकल नहीं रहा था उससे। नेक्स्ट टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन, चलिए ट्राई करेंगे कोई अच्छा सा क्वेश्चन। P 80 दिनों में एक कुआं बना सकता है, वो अकेले कुछ दिनों में उस कुएं का निर्माण कर सकता, वो है क्यों दिया क्वेश्चन में, तो क्यों बना लीजिए, क्यों अकेले कुछ दिनों में बना सकता है, R अकेले कुछ दिनों में कुएं को नष्ट कर सकता है, Q और R की क्षमता का अनुपात हमारे पास दिया है 8 और 5, P और Q और R मिलकर 60 दिनों में कुआं का निर्माण कर सकते हैं, तो कार्य को पूरा करने में P और R द्वारा मिलकर लिया गया समय ज्ञात कीजिए। अच्छा, इसमें एक नष्ट करने वाला है, मतलब कहीं ना कहीं पाइप टंकी में जैसा क्वेश्चन आता है, तो बोला P जो है किसी काम को 80 दिनों में कर सकता है, Q कितने दिनों में कर सकता है नहीं पता है, R कितने दिनों में कर सकता है, R माइनस वाला ध्यान रखेंगे, तो ये कितने दिनों में ख़त्म करने वाला है। अच्छा, इनकी क्षमता दिया हुआ कि इसकी क्षमता 8 और 5 के अनुपात में है, ठीक है, ये माइनस वाला है, ये प्लस वाला है, बनाने वाला एक बिगाड़ने वाला है। और क्या दिया, तीनों मिल जाते हैं P + Q + R, तो 60 दिनों में करते हैं। अगर इन सबका एलसीएम ले लेंगे तो ये 240 ले लें अगर, तो 8 से 3 बार और 6 से 4 बार, जिसमें ये P की क्षमता 3 आ गई, यानी इस P की जो वैल्यू है एक्चुअल वो 3 है, और इस Q और R की जो वैल्यू है ये हमारे पास, देखिए अगर ये 3 है तो ये वाला 1 बचा होगा, लेकिन इसमें हमको एक अनुपात दिया है ये वाला इन दोनों का, एक हमारे पास मान लीजिए 8x है तो एक हमारे पास 5x होगा, इन दोनों को जोड़ने पे हमारे पास कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। देखिए ये इनके हिसाब से, अगर अनुपात के हिसाब से देखें तो ये 3x की वैल्यू अगर 1 है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/3। अब ये माइनस क्यों लिखा, क्योंकि ये माइनस वाला था, ये नष्ट करने वाला क्वेश्चन में x की वैल्यू 1/3 होगी, लेकिन पूछा क्या, ये निकालते हैं, फाइंड द टाइम टेकन बाई P एंड R टुगेदर। हमको देखिए इसी 240 को हमको P और R से भाग देना, लेकिन R माइनस वाला है, क्यों, क्योंकि देखिए घटाने वाला होगा, R इसमें नष्ट करता है, तो 240 में P की क्षमता तो ऑलरेडी हमारे पास दिया है 3, और R की जो क्षमता होगी वो कितनी होगी, देखिए R की क्षमता ये -5x है, x की वैल्यू 1/3 है, अगर यहाँ रख देंगे तो ये माइनस में 5/3 आ जाएगा, कैसे, इस x की वैल्यू यहाँ रखेंगे माइनस, अगर इसके साथ बोलता Q का तो 8 के हिसाब से रखते हैं, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 240 बटे में 4/3, 4 से 60 बार में 6 × 3 18, यानी 180 दिन क्या होगा आपका राइट आंसर होगा, 180 क्या होगा राइट आंसर होगा।
ये भी इजी लेवल है, मतलब इजी से मॉडरेट बोल सकते हैं, बहुत यूनिक नहीं है, मतलब ठीक है, बट आपके एग्जाम में और भी इससे भी आसान वाले मिलेंगे क्वेश्चन। एक नाव धारा के साथ d किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में तय करती है, और वही नाव धारा के विपरीत d माइनस 60 किलोमीटर की दूरी 20 घंटे में तय करती है। कोई फर्क नहीं पड़ता, ये डिस्टेंस का डिफरेंस दिया ओवरऑल, यही बोल सकते हैं, और इससे रेशियो के डिफरेंस से आपका यूज कर सकते हैं क्वेश्चन को। अब आपको ढूंढना है इनके बारे में क्या डेटा दिया है। बोट, पहले ये रेशियो लिखा करिए, बोट, वाटर, डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम, जो भी लिख लीजिए कहीं पे भी। अब देखिए क्वेश्चन में कहीं ना कहीं रेशियो दिया होगा, यदि स्थिर जल में नाव की गति धारा की गति से 2 गुनी है, तो धारा की गति 1 होगा, तो ये कितना होगा, 2 होगा। डाउन स्ट्रीम मतलब ये दोनों जुड़ जाएंगे 3, अप स्ट्रीम का मतलब ये दोनों का अंतर कितना है, 1, तो ये हमारे पास रेशियो आ गया। अब क्वेश्चन में और क्या दिया है, एक नाव धारा के साथ 10 घंटे में समय दिया हुआ है, धारा के साथ मतलब ये वाला, यहाँ पे 10 घंटे का समय लगता है, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन में क्या दिया था, धारा के विपरीत में 20 घंटे का समय लगता है, अप स्ट्रीम में 20 घंटे का समय लगता है। इनको अगर हम हटा दें, काट दें, तो ये अगर हम स्पीड में टाइम का गुणा करते हैं तो डिस्टेंस का रेशियो आ जाता है। जैसे इसका इसमें गुणा करेंगे तो 3, इसका इसमें गुणा करेंगे 2। अब इनके डिफरेंस का जो वैल्यू है ना, डिस्टेंस का डिफरेंस है, वो कितने का है, 60 किलोमीटर का है। तो 3 बराबर 180 और 2 बराबर 120, मतलब ये 120 चलता है, ये 180 चलता है। डिस्टेंस हमारे पास आ चुका है। अब क्वेश्चन में जो भी पूछा वो निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा हमसे, धारा की गति ज्ञात कीजिए, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से देखिए, हम तो चाहें तो अगर इससे 180 के हिसाब से देखें कि 180 किलोमीटर चलने में इसको 10 घंटे का समय लगता है, तो 10 घंटे का समय लगता है, तो हम सीधा 10 से अगर भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 18। 18 किसकी वैल्यू, इस 3 यूनिट की वैल्यू। अगर 3 बराबर 18 तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, 6। या फिर हम ये भी कर सकते हैं कि अगर यहाँ से भी निकालते हैं ना, 120 बटे में 20 से भाग देते तो भी ये डायरेक्ट 6 आता है। 1 यूनिट की वैल्यू भी 6 है, तो इधर भी 1 यूनिट की वैल्यू 6, कहीं से भी निकाल लेते हैं। रेशियो तो हर जगह वैल्यू सेम ही मिलने वाली है। तो अच्छा क्वेश्चन है, तैयार रहेंगे। पहले इन चारों के रेशियो को बनाएंगे, बाकी जो भी डेटा दिया हो, वैल्यू में दिया हो, जैसे यहाँ पे टाइम का रेशियो नहीं दिया था, टाइम की वैल्यू दी थी, तो वैल्यू रख के आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिस्टेंस का रेशियो आ जाएगा। नेक्स्ट, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से लंबाई 1 मीटर की एक ट्रेन, 1 मीटर कैसे हो जाएगी, 1 मीटर की ट्रेन कहाँ से बनेगी, इंग्लिश में देखते हैं। अ ट्रेन ऑफ लेंथ L मीटर, ओके, ये L मीटर दिया हुआ है। L मीटर की एक ट्रेन, स्पीड 72 दिया, तो 72 से सबसे पहले माइंड में क्या आना चाहिए कि 18 और 5 का है, ये इससे 4 गुना पे है, तो 4 गुना पे एक्चुअल मीटर पर सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ये आपके माइंड में पहले आ जाना चाहिए। क्रॉस प्लेटफॉर्म लेंथ ऑफ 1.5, यानी कि जो प्लेटफॉर्म की लंबाई है, जो ट्रेन की लंबाई है, उससे प्लेटफॉर्म की लंबाई 1.5 गुना है। 1.5 L का मतलब हो गया उससे 1.5 गुना है, ठीक है। 25 सेकंड में पार करती है, तो 25 सेकंड में कितना चल जाएगी 20 के हिसाब से, तो आप बोलेंगे 500 मीटर। इस 500 मीटर में 1.5 गुना का मतलब, एक L है एक 1.5 है, तो ये L का मतलब हो गया 2 और 3 का रेशियो। तो इस 500 में देखिए ये वाला 200 होगा, तो ये वाला 300 हो जाएगा। प्लेटफॉर्म 300 है और ट्रेन की लंबाई कितनी है, 200 है। अच्छा, आगे क्या दिया है क्वेश्चन में कि 4 मीटर प्रति सेकंड की गति से ट्रेन की समान दिशा में दौड़ने वाले एक व्यक्ति को पार करने में कितना समय लेगा। रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट आ गया, टाइम बराबर, तो डिस्टेंस, ट्रेन जब आदमी को पार करेगी तो 200 ही चलेगी, और किसी आदमी को पार करती है अगर समान दिशा में तो स्पीड घट जाती है। इसकी स्पीड ट्रेन की कितनी थी, 20, और इसका कितना है 4, ये 16 से बस भाग दे देना है, तो 100 बटा में 8 कितना होता है, 12.5 सेकेंड। 12.5 सेकेंड, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। हाँ, जो भी डाउट होगा पूछते रहेंगे, वैसे तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है अभी, ठीक है। बाकी आपको हर तरीके से क्वेश्चन करने हैं। चलिए, एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी क्या, परमिटेशन कम्बिनेशन में कम्बिनेशन का क्वेश्चन है, या प्रोबेबिलिटी भी बोल सकते हैं, दोनों का मिक्स सही है। अ बॉक्स कंटेन 5 एप्पल, X मैंगो एंड 7 ऑरेंज। इफ 2 फ्रूट्स आर ड्रॉन एट अ रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 एप्पल एंड 1 ऑरेंज। तो देखिए, अगर हम बात कर, अच्छा दिया है ऑरेंज इज 1/3, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 मैंगोज। और मैंगोज का डेटा नहीं दिया, मतलब क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया, थोड़ा सा उल्टा कर दिया, लेकिन पहला चीज तो ये हमारे पास दिया हुआ है कि इसमें देखिए, क्वेश्चन हिंदी में भी देखेंगे, एक सेब और एक संतरा मिलने की संभावना 1/3। सेब कितने हमारे पास बोलेंगे 5, तो 5C1, और इंटू में हमारे पास कितना है 7,
C1 एक एक चाहिए और टोटल कितने हमारे पास नहीं पता। देखिए हमारे पास टोटल कितने लोग हैं आई डोंट नो, इसमें दिया नहीं क्योंकि x की वैल्यू नहीं है। अब मान लेते हैं कि हमारे पास टोटल कितने लोग थे, x लोग थे। अच्छा x नहीं कुछ और मान लेते हैं, q लोग थे। तो यहाँ से q में से हमने 2 लोगों को घटा लिया था, यही तो होगा कि मतलब 2 लोगों को चूज किया था, टोटल q अगर संख्या रहेगी, इसकी वैल्यू 1/3 दिया। अब देखिए इतना लिखना नहीं है, अगर आप एग्जाम में कर रहे हैं तो आपको ये सीधा दिखना चाहिए। अगर 1 है तो ये 5 आएगा, ये 7 आ जाएगा, ये q और q - 1 और ये 2 ऊपर चला जाता है, उल्टा रहेगा, तो ये वाली वैल्यू 1/3 है। तो यहाँ से q और q - 1 यानी कि वैल्यू टोटल संख्या निकालते हैं पहले, क्योंकि अगर टोटल संख्या रहेगी तो हम x की वैल्यू भी बता सकते हैं कि आम कितने हैं, तभी तो आम में से निकालेंगे। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 × 5 = 35, या ऐसा करते हैं कि इन दोनों का गुणनफल होना चाहिए और एक का डिफरेंस, तो इसी में से बना लेते हैं। 3 दूना 6 नहीं, 7 × 3 = 21, 5 दूना 10 नहीं बनेगा, तो किसका बना लें, 5 × 3 नहीं, 7 दूना 14, एक 14 बना लीजिए और एक 5 3 15 बना लीजिए। तो देखिए q की वैल्यू यहाँ से 15 होगी तो q - 1 की 14 यानी q बराबर 15 आ गया। तो टोटल 15 हो गए, जिसमें देखिए 7 5 ये है, 7 5 12, तो इस मैंगो कितने हैं यहाँ पे 3 हो जाएगा। तीनों को जोड़ने में 15 आना चाहिए था। अब मैंगो निकालने की प्रोबेबिलिटी आपसे पूछी गई, मैंगो कितने हैं 3, तो 3 × 2 सीधा लिख लेते हैं, आप चाहे तो 3c2 भी लिख सकते थे, अब 3 × 2 आ जाएगा। अच्छा दूसरा हमारे पास कितने लोगों में से टोटल में से निकालना है, तो 15c2, तो 15 × 14 लिख लेते हैं, सीधा ऐसे कर लीजिए। 2 से ये 7 बार में और 3 से ये 5 बार में, 1/35। अगर 1/35 आ रहा है तो सही है आपका आंसर। कॉमन बेसिक प्रोबेबिलिटी या फिर कॉम्बिनेशन का मिक्स क्वेश्चन हो गया। तो अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन हाँ थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चन से एक लेवल बस ऊपर है, मॉडरेट लेवल में बोल सकते हैं इनको। नेक्स्ट देखिएगा, 4 लगातार सम संख्याओं वाली S1 श्रृंखला का औसत 27 दिया है। देखिए कभी भी अगर कोई सीरीज दिया है जिसमें आपको सम या विषम के बारे में दिया जाए, तो सम बोला है तो 4 ऐसे डॉट बनाइए, और 4 है तो इसका औसत यहाँ पे आएगा, कितना दिया है 27। तो इससे एक ऊपर बड़ा सम संख्या क्या होगा, तो 28, इससे फिर सम संख्या क्या आएगा 30, इससे छोटा में क्या आएगा 26, फिर क्या आएगा 24। ये 4 संख्या होंगी जिनका होगा, इस सीरीज में चलता है अगर सम संख्या है तो। और ये बोला सीरीज S1 है। फिर एक सीरीज और दिया है हमारे पास S2, उसमें क्या दिया, S2 में 3 लगातार विषम संख्या है, 1 2 3। अब इस 3 में विषम संख्या का औसत ये बीच वाला ही होगा। जैसे अगर हमारे पास 5 संख्याएं रहती तो इसमें भी हम बोल देते हैं कि अगर एक संख्या यहाँ रहता तो हम इसको औसत बोल देते हैं, 28 होता। लेकिन यहाँ पे अगर 4 है तो 4 के बीच में तो ये दोनों के बीच में आएगा, यहाँ 3 ही है तो तीनों के बीच में एक संख्या आएगी। अब क्वेश्चन में आगे क्या डेटा में दिया है वो देखेंगे। 3 विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जिनकी सबसे छोटी संख्या S1 श्रृंखला की सबसे बड़ी श्रृंखला से 9 अधिक है। यानी जो इसकी सबसे छोटी संख्या होगी इसके बड़ी संख्या से 9 अधिक है। 9 अधिक मतलब ये 39 हो जाएगा। अगर ये 39 है तो इससे बाद वाली विषम संख्या क्या आएगी 41, इसके बाद वाली विषम संख्या क्या आएगी 43। इन तीनों का योग पूछा गया है, तीनों का योग निकाल लीजिए, या जो औसत है 3 संख्याओं का ही औसत तो होता है, इसमें 3 से गुणा भी कर लेंगे तो भी वही चीज आ जाएगा। तो 123, या इन तीनों को जोड़ेंगे तो भी वही सेम ही चीज मिलने वाला। तो 123 क्या होगा आपका यहाँ पे, राइट आंसर डी वाला ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, सही होगा। ठीक है आगे चलते हैं। ए और बी क्रमशः 5500 रुपए और 7700 रुपए का निवेश के साथ एक व्यवसाय शुरू किए। 6 महीने बाद बी ने कुछ रुपए जोड़े, बी ने रुपए जोड़े, इंग्लिश में देख लेते हैं क्या दिया है। आफ्टर 6 मंथ बी एडेड x रुपीज टू इनिशियल इन्वेस्टमेंट। एट द एंड ऑफ ईयर द प्रॉफिट शेयर ऑफ बी इज 32,000 एंड प्रॉफिट शेयर ऑफ ए इज 22,000। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब बी ने कितने रुपए जोड़े ये नहीं पता है यहाँ पे, तो क्वेश्चन तो बड़ा बन जाएगा। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, देखिए अगर इनके अनुपात की बात करें तो देखिए इसमें 11 दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो 11 × 5 = 55 या 1100 कॉमन दिख रहा है इसमें, तो बोल सकते हैं 11 से तो 77। अगर हम मान लेते हैं कि अगर एक 5 रहा होगा और ये 12 महीने के लिए पैसा लगाया, इसमें इसका इन्वेस्टमेंट 7 रहा होगा, तो इसने पहले 6 महीने के लिए ये लगाया होगा, फिर कुछ और बढ़ा दिया 7 + x, और आगे 6 महीने के लिए इसने और लगा दिया। देखिए ये कितना बढ़ा है नहीं पता है, लेकिन हम डायरेक्ट ऐसे अनुपात में नहीं लिख सकते हैं। लेकिन हमने ये बोला कि मान लीजिए यहाँ से दोनों जगह से हमने 1100 रुपये हटा दिया, और अगर ये अनुपात आया होगा इसके साथ, अगर कटने के बाद ये 1100, तो जो जुड़ा होगा ना वो भी इस 1100 के मल्टीप्लिकेशन में ही आने वाला होगा, तभी ऐसा रहा होगा डेटा। तो इसके बाद जो इनका शेयर है कितना दिया है, बी का शेयर ये 32 दिया हुआ है और इसका 22 है, 0 0 वैसे काट लीजिए, तो 16 और 11 बोल सकते हैं। तो ये वाला 11, ए ऊपर था, देखिए ए यहाँ लिखा था, इसकी वैल्यू 11, ये 16।
अब देखिए इसमें 6 दो बार में कट जाएगा, ऊपर में हमारे पास देखिए क्या आ जाएगा, कुछ कटने वाला नंबर है, 5 दूना 10, ये 160 हो जाएगा, ये 11 और 7 7 14 है तो 154 हो जाएगा, और प्लस में x हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, x नहीं, यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी, वेट करिएगा, 7 7 14 प्लस x। कोई नंबर छूट तो नहीं रहा इसमें, 7 7 7 गुणा होगा, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से हमारे पास जो नंबर आएगा, इसमें एक चीज़ बस छोड़ रहे हैं हम लोग, 11x हो जाएगा, ये 11x हो जाएगा। ये इसमें घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 6 बराबर में 11x, तो x की वैल्यू आ जाएगी 6/11। x की वैल्यू 6/11, तो क्या ये आंसर होगा 6/11 इसमें जोड़ा होगा, नहीं। जो चीज़ हमने यहाँ से कॉमन लिया था 1100, उस वैल्यू का इसमें हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना 1100 कॉमन लिया था, ये 11 से 11 कट जाएगा, यानी कि ये कितना एक्चुअल अमाउंट लिया गया था 600। अगर इस तरीके से रेशियो बनाने में ये रेशियो को बाद में गुणा भी करना पड़ रहा, क्योंकि हमने यहाँ से भी 1100 हमने लिया था, तो यहाँ भी जो आंसर आया वो भी एक अनुपात में ही आया है। तो एक्चुअल डेटा जो 1100 निकाला था उसका हमने क्या कर दिया, वापस मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कितना आ गया 600। लेकिन अगर आपको लगे कि नहीं इस तरीके से नहीं लगाना, तो फिर बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा ये थोड़ा सा, फिर 5500 एक्चुअल लिखना होगा 12, फिर यहाँ पे आपको कितना था हमारे पास 7700, फिर वही लेके लगाएंगे तो भी आंसर आएगा, फिर 7700 प्लस x करेंगे, इसमें 6 का गुणा करेंगे, यहाँ भी 6 का करेंगे, तो आएगा उतना ही आंसर, लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा होगा, तो उससे भी डेटा करके निकालेंगे तो आंसर बन सकता है। और वैसे तो ये इजी बनेगा, थोड़ा कैलकुलेशन ईजी होगा। तो यहाँ पे आंसर जो आने वाला वो क्या आने वाला, सी वाला, यानी 600 आने वाला है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। मीनू ने सीआई की दर से 13,500 रुपये निवेश किया, 2 साल प्रति R% की दर से निवेश किया, समान ब्याज दर पे एसआई में समान राशि समावधि के लिए, अगर फर्क मीनू द्वारा प्राप्त हितों में 60, मतलब अंतर दिया, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन होता है। मतलब अगर आप अपने एग्जाम के लेवल से बात करेंगे तो सबसे जीरो लेवल वाले क्वेश्चन आते हैं, 2 साल का अंतर है, 2 साल मान लीजिए इतना रुपया दिया था सीआई पे भी, 2 साल इतना ही दिया सिंपल इंटरेस्ट पे, अंतर 60 रुपये है। तो बस देखते हैं कि ये 60 जो है इसका कितना प्रतिशत है। तो प्रतिशत निकालने से पहले इनका हम क्या निकालते हैं, अनुपात। ठीक है, तो इसको काट लेते हैं, या सीधा ही काट लीजिए, 15 चौके 60, 15 9 135। अब इनका वर्गमूल निकाल लेते हैं। वर्गमूल निकालेंगे अगर, क्योंकि हम देखिए 2 साल है तो वर्गमूल होता है ये 2 बटे में कितना आ जाएगा 30। अब इसको 100 से गुणा कर लीजिए, परसेंटेज में बदल लीजिए, तो 20 बटे में 3, 6.66%। ये कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है, 6.66%। कोई भी नंबर होता है, कोई भी नंबर, अगर कोई भी नंबर का अगर आपको डिफरेंस निकालना है तो 2 साल के लिए, तो उसी का स्क्वायर करके 2 अंकों में दशमलव लगाते हैं। इसलिए हमने क्या किया, जो नंबर होगा स्क्वायर किया गया होगा तो उसको हमने ऑलरेडी पहले वर्गमूल निकाल लिया, फिर 100 से गुणा करके परसेंटेज में बदल दिया। तो ये इजी क्वेश्चन में आता है। बाकी इसको लगाने के और बहुत सारे तरीके सिखाए गए आपको। चलिए ये अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा सा, लेकिन अब बेसिक जब आप टाइम एंड डिस्टेंस की अभी जो क्लास चली है मैथ्स फाउंडेशन में, तो उसमें पहले दिन आपको ये चीज़ सिखाया गया होगा। जैसे कार की गति x किलोमीटर प्रति घंटा है, 288 किलोमीटर किमी प्रति घंटे में 260 किलोमीटर की दूरी तय करती है, मतलब डिस्टेंस दिया हुआ हमारे पास। और यदि कार x+6 की गति से समान दूरी चले तो t-4 घंटे का समय तय करती है। एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको सिखाया गया था पहले दिन, और ये बताया, फार्मूला ही बताया गया कैसे बनता है ये, कि दोनों के स्पीड का अनुपात, दोनों के अंतर इनटू में टाइम का डिफरेंस, टाइम का डिफरेंस। तो देखिए स्पीड हमको एक पता देगा, एक x है तो एक x+6 है, डिफरेंस का मतलब इन्हीं दोनों का अंतर, तो ये 6 ही आ जाएगा। टाइम का डिफरेंस 4 दिया है, डिस्टेंस कितना दिया 288 दिया है। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो जो जिससे कट जाए काट लीजिए, जैसे 2 से 2 बार, 2 से 3 बार, 2 से 144, यानी 144 गुणे में 3 बराबर में x और x+6। अब इसमें क्वाड्रेटिक बनता है, अगर इक्वेशन बना के भी लगाते तो भी लग जाएगा, लेकिन अगर आपको ये पता है थोड़ा जल्दी हो जाएगा। इसमें रेशियो भी बना सकते हैं, रेशियो से भी आंसर आ जाता है, लेकिन करना यही पड़ेगा लास्ट में आके, अगर बेसिक कॉन्सेप्ट लगाते हैं। तो इनको ब्रेक कर लीजिए, एक 24 हो जाएगा, ये 24 गुणे में 6 गुणे में 3, 6 का डिफरेंस चाहिए, तो एक 18 हो गया, एक 24 हो गया, 6 का डिफरेंस आ गया, यानी x की वैल्यू 18 हो जाएगी। तो 4 इसकी 18 आ गई। पूछा क्या क्वेश्चन में, तो कार द्वारा 810 किलोमीटर की दूरी तय करने में लिया गया समय, तो 810 चलना है, स्पीड 18 की है, तो इसको डायरेक्ट कर लीजिए, 9 से 2 बार, 9 से 90 बार, तो 2 से कितना 45, तो कितना टाइम लग जाएगा, समय 45 घंटे। कितना लग जाएगा 45 घंटे। तो इजी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पाइप ए और बी मिलकर टंकी को 12 घंटे में भर सकते हैं।
यदि पाइप बी की जो क्षमता है ए की क्षमता का 8/3 है, तो पाइप ए अकेले टैंक को कितने घंटे में खाली करेगा। अब क्वेश्चन ने बोला खाली करेगा, इसका मतलब जो पाइप ए है वो पानी को निकालता है, ठीक है, वो पानी को बाहर निकालने वाला है, और ए और बी दोनों मिल के कार्य को 12 घंटे में भर सकते हैं, ठीक है। एलसीएम इनका कोई डेटा ले लेते हैं, लेकिन इसमें बोला था किसकी क्षमता दिया, पाइप बी की दक्षता ए की दक्षता का 8/3 है। बी मतलब अगर 8 होगा तो ये -3 होगा। अब बोलेंगे ये -3 क्यों लिख रहा है इसको, क्योंकि ये निकालने वाला है, मतलब इन दोनों को जोड़ के जो क्षमता आना चाहिए इसका 5 आना चाहिए। क्यों, देखिए इन दोनों को जोड़ने पे क्षमता 5, यानी यहाँ पे क्या रहा होगा 60 रहा होगा, 12/60, तभी ये 5 आया होगा, यानी कि टंकी की क्षमता 60 है। पूछा क्या है अब, पाइप ए अकेले, ए की क्षमता कितनी है 3, 3 से भाग दे दीजिए, 20 घंटे में खाली कर सकता है। कितने घंटे में, 20 घंटे में। छोटा सा क्वेश्चन है, बस ध्यान दीजिएगा, नहीं तो गलत कर सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। इजी है, बट इजी तरीके से इसको देखना है आपको। बाकी हाँ बताएंगे सभी लोग क्या पूछ रहे हैं, एक बार मैं देख लेता हूँ कमेंट सेक्शन आप लोगों का। हाँ बिल्कुल इसी तरीके से कर सकते हैं। अगर अच्छा अलग भी आंसर आ रहा है तो इसको ध्यान दीजिएगा, खाली करने वाला तो नेगेटिव वैल्यू लेके चलनी है इसकी। नेक्स्ट देखते हैं, यदि P और Q की आयु का अनुपात XY है, तो आयु का अनुपात लिख लेते हैं X और Y है, और 4 वर्ष बाद P की आयु और Q की आयु 6 वर्ष बाद अनुपात 2:3 हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा। P और Q के योग 90 वर्ष दिया है, तो P XY का अनुपात निकालना है। देखिए इसका 4 वर्ष बाद है और इसका 6 वर्ष बाद है, तो क्यों ना हम इसमें लगा लेते हैं जो हम क्रिस क्रॉस मेथड लगाते हैं, कि जैसे इसका गुणा ये 3x हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे ये 2y हो जाएगा। इनका जो अंतर होता है, इनका अंतर जैसे 6 दूना 12 और 4 तियाँ 12, मतलब देखिए ये तो 0 हो गया, तो ये बोल सकते हैं कि 3x बराबर में 2y है। तो XY का जो अनुपात हो जाएगा वो 2 और 3 ही आ रहा है, सेम ही आंसर आ रहा है, तो 2-3 ही आंसर हो जाएगा। ये भी ईजी था। बाकी आप चाहे तो और भी डेटा का यूज़ करके थोड़ा क्वेश्चन को और बड़ा कर सकते हैं, फिर छोटा करेंगे, आएगा इतना ही आंसर, ठीक है। ये कॉमन तरीका। बाकी अगर मान लेते हैं ऐसे कि एक्स में अगर हमने कितना जोड़ दिया था, अगर बेसिक्स लगाते 4, वाई में हमने 6 वर्ष जोड़ दिया, तो इसके बाद अनुपात 2-3 हो गया। यहाँ से एक्स वाई निकालेंगे, फिर इनकी वैल्यू जो है 90 है, उससे भी कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन मतलब कोई नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन, कि एक परिवार अपनी मासिक आय का 45,000 रुपये, मासिक आय में 20% भोजन पे, 20% घर के किराए पे, 5% खरीदारी पे, 10% व्यक्तिगत खर्च पे करता है। शेष बचत होती है और मासिक बचत का 12% गरीबों को दान करने का निर्णय लेता है। तो गरीबों को कितनी राशि दान करता है। पहले देखिए इसमें कहीं रिमेनिंग की बात लास्ट में बोला है कि शेष राशि यहाँ, बाकी सब वो है क्या है कि कोई नहीं नॉर्मल खर्च किया गया, तो इनको जोड़ लेते हैं। जैसे 20, 20, 40, 45, 55, 55% खर्च कर दिया, तो बचा कितना इसके पास 45%, 45% बचा। बोला ये जो बचत है इसका 12%, इसका 12%, 12/100 पूछा है, वही तो पूछा क्वेश्चन में। इसका किसका है 45,000 का। बस अब इसको किसी भी तरीके से लगा लीजिए, रेशियो से भी लगाते तो भी आ जाता, नॉर्मली लगाएंगे तो भी आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसको काट लेते हैं, जो जो कट जाए उसको काट लीजिए, और हमारे पास इसको कर लीजिए 3/20, और यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी, एक 0 से इस 0 को भी काट लीजिए, 2 से इसको काट लीजिए, और तो कुछ बचा नहीं हमारे पास। 45 गुणे में 100। अच्छा ये भी परसेंटेज, इसको भी ध्यान देना है। इसको 9/20 लिख लेते हैं सीधा, इसको क्या लिखते हैं 9/20 लिख लेते हैं, और इंटू में 3 है हमारे पास, एक 0 से एक 0 और कट गया, 9 गुणे 3 27, 225 गुणे में 2। कहीं भी गलत कैलकुलेशन कर दिया क्या मैंने, क्योंकि आंसर तो पॉइंट में आ रहा है। तो एक बार फिर से लगाते हैं। 45,000 का 45% का 3 में कितना था, 12% है 3 में, अच्छा 25 होगा ना, ये 12% जो होता है ये 3 में 25 होता है, और हमने 20 लिख दिया था इसलिए आंसर नहीं आ रहा था। तो 5 से 5 बार में, 5 से ये 9 बार में, ठीक है। तो ये 27/5 है, और ये भी 1/100 और भी रहेगा। क्यों, क्योंकि देखिए ये परसेंटेज ये वाला, ये 2 0 को काट देगा। 5 से कट जाएगा 9, 90 गुणे 27 कर लेनी है, तो 9 सत्ते 63, 9 दूना 18, 6 24, 130 रुपये। अब किसी भी तरीके से रेशियो से भी करते तो भी आता है। मान लीजिए ऐसे बोलते हैं कि 55% खर्च किया है, तो ये हमारे पास क्या होता है 11/20, तो 20 में से 11 चला जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 9। फिर बोला 12% गरीबों को दिया, 12% मतलब 3/25, तो 25 में से 3 गरीबों को दे दिया है,
तो इसको बोलते हैं ये 500 है और इधर को बोलते हैं 27 है। 500 की वैल्यू हमारे पास कितना दिया है 4500। तो ये हमारे पास 5 नमा 45, 90 गुना पे, तो ये भी 90 गुना पे, ऐसे भी लिखते तो भी उतना ही आंसर आता। रेशियो लगा लीजिए, डायरेक्ट लगा लीजिए, कॉमन सेंस भी लगाएंगे तो आ जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा टास्क है नहीं। ठीक है, इसका 45% निकाल के उसका 12% और निकाल देना। ये मेंटली भी सोच सकते हैं क्या आंसर आ सकता है। बाकी अभी के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग चीज़ें डिस्कस करेंगे। अभी एडवांस वाले क्वेश्चन इसमें नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि एडवांस ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो बाकी ये है रेलवे फाउंडेशन में, जो लोग रेलवे की तैयारी कर रहे हैं 2025 के लिए। तो ये मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल एप्लीकेशन पे आपको केवल 299 मिल जाएगा। बाकी एसएससी प्रैक्टिस बैच जिसमें हम लोग ये क्लास कर रहे हैं, इस पर अभी J70 का कूपन कोड लगा सकते हैं, जिसपे 60% का ऑफ मिलेगा। ये 24 घंटे के लिए आपके लिए, और इस पर भी आपको ऑफ मिल जाएगा, लेकिन वैसे भी मिनिमम प्राइस है। अभी 24 घंटे के लिए ये आपको और एक मिनिमम प्राइस में मिल सकता है। तो जिसमें हम लोग सारे प्रीवियस ईयर के जो अच्छे क्वेश्चन होंगे वो करेंगे, ईजी वाले क्वेश्चन भी करेंगे। तो 4-5 सेट ऐसे करेंगे जिसमें सिर्फ ईजी क्वेश्चन होंगे, यानी जिनको लगाना नहीं होता है, उनको सिर्फ टिक करना होता है एग्जाम में। उन क्वेश्चनों को अलग रखेंगे कि जिससे कि आपको आइडिया लगे किसको आपको देख के ही सॉल्व करना है, किसमें थोड़ा सा सोचना है, और किसमें सिर्फ कैलकुलेटिव वाले होते हैं, उन सेट को भी करेंगे, जिससे कि आप हर तरीके से तैयार हो जाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए रखते हैं सिर्फ इतना ही।